गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए बच्चे अपनी बुक्स खोलिए हिंदी ग्रामर की। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी हिंदी ग्रामर की बुक का नाम है आराधना व्याकरण। इसे ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखते हैं। विषय सूची में आपके देखिए 1 to 10 PA1 सिलेबस में चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें भाषा, व्याकरण, बोली तथा लिपि पार्ट 1 में हमने आपको करा दिया पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर हमने आपको पार्ट 2 में पढ़ा दिया। शब्द विचार हमने आपको पार्ट 3 में पढ़ा दिया। आज हम आपको पढ़ाएंगे 4th चैप्टर वाक्य विचार पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 4 में आज आपको हम चैप्टर 4 पढ़ाएंगे पेज नंबर 19 पर। ठीक है, इसे ओपन कर लीजिए। ये आपका चैप्टर 4 है। ठीक है, मैं यहाँ पार्ट शो कर देती हूँ, आप भी शो कर दिएगा। आपको इससे याद रहेगा कि मैम ने कौन से पार्ट में हमें कौन सा चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, ये चैप्टर 4 आपका वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य विचार बोलते हैं सिंटैक्स को। वाक्य विचार बोलते हैं सिंटैक्स को। अब देखते हैं वाक्य की परिभाषा व अर्थ। शब्दों के उस सार्थक क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा कहने या लिखने वाले का पूर्ण भाव स्पष्ट होता है। जैसे पंकज एक अच्छा मित्र है। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण से वाक्य अथवा शब्द समूह की क्रमबद्धता से पंकज के अच्छे मित्र होने का पूर्ण भाव का पता चलता है। यदि इसकी क्रमबद्ध बदल दी जाए तो भाव अस्पष्ट हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? शब्दों के उस सार्थक क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक क्रमबद्ध समूह यानी सार्थक जिसका कोई अर्थ होता है। ठीक है, उसको जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसको हम वाक्य कहते हैं। जिसके द्वारा कहने या लिखने का वाले का पूर्ण भाव स्पष्ट होता है। जैसे लिखने वाले का भी भाव पूरा स्पष्ट होता है और बोलने वाले का भी। ठीक है, जैसे पंकज एक अच्छा मित्र, तो पंकज एक अच्छा मित्र, तो पंकज का इससे क्या पता चल रहा है? अच्छे होने का पता चल रहा है। तो हमें ये शुद्ध वाक्य हमें पता चल रहा है कि पंकज क्या कह रहा है, पंकज एक अच्छा मित्र है। उदाहरण वाक्य अथवा शब्द समूह की क्रमबद्धता से पंकज के अच्छे मित्र होने का कारण भाव का पता चलता है। यदि इसकी क्रमबद्धता बदल दी जाए तो भाव स्पष्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी ये लिख दें कि पंकज मित्र अच्छा एक है, तो ये तो शब्द तो जोड़ दिए दो से ज़्यादा, लेकिन क्या हुआ? अर्थ नहीं निकला। तो ये क्या होगा हमारा? वो नहीं होगा, वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य के भेद देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। उपयुक्त रचना की दृष्टि से वाक्य के तीनों भेदों पर विचार करने से पूर्व वाक्य रचना के 2 तत्वों को जानना आवश्यक है। वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों रहते हैं। इसमें निम्नलिखित 2 मुख्य खंड होते हैं: उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य और विधेय हमारे क्या हैं? 2 मुख्य खंड हैं। उद्देश्य देखते हैं किसे कहते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में यानी सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है उसको हम उद्देश्य बोलते हैं। विधेय वाक्य में जिसके द्वारा उद्देश्य की क्रिया या विशेषता बतलाई जाती है उसको हम विधेय कहते हैं। उसमें क्या है? उसकी क्रिया और विशेषता बताई जाती है, उसमें क्या कर रहा है वो और उसकी क्या खासियत है, सब उसमें बताई जाती है विधेय में। ठीक है, जैसे प्रेरणा खेलती है। सरल वाक्य देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो तो वो सरल वाक्य होता है। जैसे बिजली चमकती है। मिश्रित वाक्य देखिए, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अधीन दूसरा अंग वाक्य को अर्थात जिसमें उद्देश्य विधेय एक से अधिक हो, उद्देश्य भी एक हो, उद्देश्य और विधेय एक से अधिक हो, तो उनमें क्या होता है? वो मिश्रित वाक्य। जैसे राजू ने कहा कि वह कल आएगा। संयुक्त वाक्य देखिए, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य सरल हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भोजन करके लेटा ही था कि सुरेंद्र बुलाने आ गया। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। विधिवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात जिस वाक्य से किसी पढ़ते हैं देखिए, जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो तो उसके विधिवाचक वाक्य कहते हैं। क्या होता है? जिस वाक्य से हमें पता चलता है कि बात क्या होने वाली है तो उसको हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खा चुका। ठीक है, निषेधवाचक देखिए, जिस वाक्य से किसी बात के ना होने का बोध है, जिससे हमें पता चल रहा है कि उसमें वाक्य में ना हो रही है उस चीज के लिए,
तो उसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तो नहीं क्या हो गया, इस वाक्य का मेन वो हो गया। निषेधवाचक वाक्य इसे ही बोलेंगे। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी आज्ञा का बोध हो, जिस वाक्य में सेंटेंस में किसी आज्ञा यानी उसका बोध होता है, तो उसको आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम खाना खा लो, तो उसमें क्या आज्ञा दे रहा है वो कि तुम खाना खा लो। प्रश्नवाचक वाक्य देखिए, जिस वाक्य से किसी प्रश्न का बोध हो तो उसको प्रश्नवाचक कहते हैं। जिस वाक्य में सेंटेंस में उसमें क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या तुम सो रहे हो, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुम सो रहे हो, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, अब देखिए विस्मयवाचक वाक्य, जिस वाक्य से विस्मय, शौक, हर्ष आदि भाव का बोध हो तो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ओ ये तुम्हारे साथ क्या हो गया, जिसमें शौक हो, हर्ष हो, खुशी हो, वो क्या होता है, विस्मयवाचक वाक्य होता है। संदेहवाचक देखिए, जिस वाक्य से संदेह का बोध, जिसमें क्या होता है, हमें संदेह हो उस वाक्य में, तो उसको हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने खाना खा लिया होगा, तो हमें संदेह है कि उसने खाना खा लिया होगा, तो यही हमारा संदेहवाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य देखिए, जिस वाक्य से इच्छा या कामना का बोध है, जिसमें हम अपनी इच्छा का और कामना का बोध करते हो, तो उसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम सफल हो, उसकी इच्छा क्या है कि वो सफल हो जाए। संकेतवाचक वाक्य देखिए, जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर आधारित हो, तो उसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि आप भोजन करें तो मैं भी भोजन करूँ, तो संकेत दे रहा है कि वो भोजन करेगा तो मैं भी भोजन करूँगा। ठीक है, तो वाक्य रचना के नियम देखिए, वाक्य रचना के प्रमुख नियम निम्नलिखित है। क्रम देखिए, किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को उचित स्थानों पर रखने को क्रम कहते हैं। क्रम किसे बोलते हैं, जो सही स्थान पर रखे जाते हैं शब्द, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रम। जैसे हरे कृष्ण ने भोजन किया, इस वाक्य में कर्ता फिर कर्म और बाद में क्रिया को रखा गया है। पहले क्या रखा गया, कर्ता को, फिर कर्म को, फिर क्रिया को। नियम, इसके नियम निम्नलिखित है। हिंदी वाक्य के शुरू में कर्ता, मध्य कर्म तथा अंत में क्रिया होनी चाहिए। जैसे प्रेरणा ने भोजन किया, उद्देश्य क्या है, या उद्देश्य या कर्ता के विस्तार को कर्ता के पहले एवं विधेय या क्रिया के विस्तार को विधेय पहले रखना चाहिए। जैसे अच्छे बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं। कर्ता एवं कर्म देखिए, कर्ता व कर्म के बीच अधिकरण, अपादन, संप्रदान एवं कारण कारक आते हैं। जैसे स्वती ने घर की अलमारी से हिमांशु के लिए हाथ से पुस्तक निकाली। संबोधन शुरू में आता है, जैसे है प्रभु मुझको सद्बुद्धि दीजिए। क्रिया क्या है, विशेषण क्रिया से पहले आता है। जैसे दीपांशु तेज दौड़ता है। विशेषण क्या है, विशेष्य से पहले आता है। जैसे मेरी पीली फ्रॉक कहीं नहीं मिल रही। प्रश्न वाक्य पद ये शब्द उस संज्ञा का होता है, उनका निम्नलिखित वर्णन किया जाता है। कर्ता और क्रिया का मेल देखिए, वाक्य रचना में कर्ता और क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार होंगे। जैसे प्रेरणा विद्यालय जाती है, यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हो और अंतिम कर्ता के पहले और संयोजक आया हो, तो उन कर्ताओं की क्रिया उस लिंग के बहुवचन में होगी। जैसे पीयूष और नितिन जाते हैं, यदि वाक्य में दो भिन्न लौकिक कर्ता और दोनों द्वंद्व समास के अनुसार प्रयुक्त हो, तो उनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। जैसे राजा रानी आए, माता पिता खड़े हैं, चाचा चाची बैठे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, साथ में है दोनों लिंग। यदि वाक्य में दो भिन्न भिन्न विपरीत रहित एक वचन कर्ता हो या दोनों के बीच और संयोजक आ जाए, तो उनकी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। जैसे राधा और कृष्ण वन को गए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो यदि वाक्य में दोनों वचनों और लिंगों को अनेक कर्ता हो, तो उस क्रिया बहुवचन में होगी और उनका लिंग अंतिम कर्ता में अनुसार। जैसे एक बालक, दो व्यक्ति तथा तीन स्त्रियां जाती हैं। यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच विभाजक समुच्चयबोधक अव्यय या अथवा व रहे, तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे शाम की 7 कुर्सियां एक टीवी बिक गया। आगे देखिए, यदि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक ही वाक्य में कर्ता बनकर आए, तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। जैसे वह और मैं सोऊंगा, तुम कृष्ण और मैं दिल्ली जाऊंगा। क्रम और क्रिया का मेल देखिए, वाक्य रचना में कर्म और क्रिया का मेल निम्नलिखित प्रकार से होता है। यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो और कर्म की को विभक्ति नहीं हो, तो उसी क्रिया कर्म को लिंग और
पुरुष के अनुसार होगी। जैसे यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त हों तो क्रिया सदैव एकवचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होगी। जैसे मैंने अशोक को बुलाया, तुमने उसे देखा। यदि कर्ता को प्रत्यय से युक्त हो और कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा आए तो क्रिया सदैव एकवचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होगी। जैसे यदि एक ही लिंग वचन अनेक परिणवाचक विभक्ति रहित कर्म एक साथ आए तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन की होगी। जैसे हरीश ने बैल और घोड़ा मोल लिए। यदि एक ही लिंग वचन के प्राणी वाचक एवं अप्राणीवाचक अप्रत्यय कर्म एक साथ एक वचन में आए तो क्रिया भी एक वचन में होगी। जैसे यदि एक वाक्य में, जैसे मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी। यदि एक वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के अनेक प्रत्यय कर्म आए और संयोजक से जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्म में लिंग और वचन में होगी। जैसे करण ने दही और रोटी खिलाई। संज्ञा और सर्वनाम का मेल देखिए। वाक्य रचना में संज्ञा और सर्वनाम का मेल निम्नलिखित प्रकार से होता है। वाक्यों में लिंग देखिए, वचन और पुरुष के अनुसार सर्वनाम उस संज्ञा का अनुसरण करता है जिसके बदले में प्रयोग होता है। लड़कियां ये ही हैं, लड़के वे ही हैं। यदि वाक्य में अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए तो वह पुल्लिंग बहुवचन होता है। जैसे रमेश और सुरेश दिल्ली गए, वे दोनों दिन के बाद लौटेंगे। ठीक है, और आपको एक्सप्लेनेशन के संग आगे चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा। आप देखिए यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या सीखा है इसमें? शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में दो मुख्य खंड होते हैं, उद्देश्य और उदय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित और संयुक्त। ठीक है, रचना की दृष्टि से जिस वाक्य से किसी बात का होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। यहाँ नीचे पार्ट 4 हमारा चल रहा है अभी। देखिए अब लिखने की बारी है। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जो सही है उसके सामने हमें राइट लगाना है। शब्दों के उस सार्थक क्रम समूह को जिसके द्वारा कहने या लिखने वाले पूर्ण भाव स्पष्ट होता है कहते हैं अनुच्छेद, वाक्य, भाषा, संज्ञा। तो वो बोलते हैं वाक्य। ठीक है, उसे बोलते हैं वाक्य। तो वाक्य पर राइट कर दें सभी बच्चे। अब हमारा जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय वह कहलाता है सरल वाक्य। संयुक्त, मिश्रित, ये सभी मैंने बोला था। जिसमें उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो वो सरल वाक्य होता है। ठीक है, अब जिस वाक्य में किसी बात के ना होने का बोध हो वह कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? निषेध। जिसमें ना होने का वो होता है वो निषेध। जिसमें मैंने आपको बताया जिस सेंटेंस में ना होने का पता चलता है तो उसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित वाक्यों के दो उदाहरण सहित लिखिए। अब हमें दो उदाहरण लिखने, विस्मयवाचक के, इच्छावाचक वाक्य के, निषेधवाचक वाक्य के, प्रश्नवाचक वाक्य के। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चे खुद करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2 सभी बच्चे खुद करेंगे। मैं 3 करा रही हूँ आपको, सुमेल कीजिए। मैं खा चुका। दो उदाहरण देने हैं। आप चाहें तो एक ही उदाहरण दे दिएगा, सिर्फ एक उदाहरण दे दिएगा। यहाँ पर दो मत दिएगा, एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, एक कर दिएगा सभी बच्चे सेंटेंस में अपने। सुमेल कीजिए। अब हमें मैच करना। मैं खा चुका, ये कौन सा वाक्य है? मैं खा चुका, ये आपका विधिवाचक वाक्य है। ठीक है, विधिवाचक वाक्य पे सब मैच करिए सभी बच्चे। फिर है आपका तुम, मैंने खाना नहीं खाया, ये क्या हो गया? नहीं आ गया ना सेंटेंस में, तो ये क्या हो गया? निषेधवाचक वाक्य हो गया। निषेधवाचक वाक्य से मिला दीजिए। तुम खाना खा लो, तो ये क्या आज्ञा दे रहा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। क्या तुम सो रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहा है वो, क्या तुम सो रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। वाक्य सुंदर दृश्य है, ये विस्मयबोधक वाक्य है। ठीक है, सभी बच्चे मैच कर लें। फिर 4 एक्सरसाइज है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन के भेद होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाक्य 3 के भेद नहीं होते, वाक्य के 3 भेद, तो के यहाँ आएगा। वाक्य के 3 भेद हैं। संबोधन डैश में आता है, संबोधन किस में आता है? डैश में, तो यहाँ क्या आएगा? संबोधन शुरू में आता है, तो यहाँ लिखेंगे शुरू।
ठीक है, संबोधन शुरू में आता है। फिर थर्ड है हमारा क्रिया विशेषण डैश से पहले आता है, तो क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है। ठीक है, तुम खाना खा लो कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। तुम खाना खा लो आज्ञावाचक वाक्य है। शब्दों का लिंग वचन पुरुष एवं काल के अनुसार मेल कर्ता और क्रिया कहलाता है। कर्ता और क्रिया कहलाता है। सभी बच्चे लिख दें यहाँ पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी एक्सरसाइज सारे बच्चे बुक पर ही रखेंगे, कोई भी एक्सरसाइज कॉपी पर नहीं करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक पर रखनी है, मैचिंग भी बुक पर रखनी है। ये आपको होमवर्क मिला है, वाक्य बनाना है, तो ये भी वाक्य बुक पर रखने हैं। और आपके ये वाले आपके सही उत्तर क्या गए, सही का चिन्ह लगाना है, ये भी आपको बुक पर ही करना है। ठीक है, सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है। कॉपी पर सिर्फ क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। तो कॉपी निकाल लेते हैं हिंदी ग्रामर की। ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हमने सभी को कॉपी पर ही कराए, तो कॉपी पर ही कराएंगे। तो सबसे पहले आप अपना चैप्टर खोलें जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये आपका पार्ट 4 मैंने लिखवाया था, चैप्टर 4। चैप्टर का नाम यही आप यहाँ लिखेंगे सेम कॉपी पर। पार्ट 4 लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे, चैप्टर नंबर लिखेंगे, फिर चैप्टर का नाम, वाक्य, विचार। ठीक है, उसके बाद अपना क्वेश्चन आंसर खोल लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यही हेडिंग हम लिख लेंगे यहाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ उतारेंगे। फिर क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, उद्देश्य और विधेय की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। उद्देश्य की और विधेय की उदाहरण सहित परिभाषा देनी है हमें। तो देखिए उद्देश्य की, ये रखा आपको उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में, देखिए इस तरीके से उतारेंगे, कॉपी में आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन उतारेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे पहले यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य लिखने के बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर लिखेंगे अपना फर्स्ट का। फिर विधेय के बारे में पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। इसमें उदाहरण सहित बताना है हमें। तो क्या लिखेंगे? पहले उद्देश्य के बारे में लिखेंगे। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य लिख लेंगे, फिर विधेय लिखेंगे, यहाँ पर विधेय लिखेंगे। ठीक है, विधेय के बारे में, वाक्य में जिसके द्वारा उद्देश्य की क्रिया या विशेषता बतलाई जाती है उसको विधेय कहते हैं। ये भी आपका फर्स्ट आंसर है। तो उदाहरण देखिए किस तरीके से लिखेंगे। इसको लिखने के बाद फिर हम उदाहरण लिखेंगे नीचे। उदाहरण है प्रेरणा खेलती है। उदाहरण है प्रेरणा खेलती है। ठीक है, इसमें प्रेरणा आपकी क्या है? प्रेरणा है उद्देश्य, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। और खेलती है ये आपका विधेय है। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है। ये आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन लिखिएगा, फिर उद्देश्य के बारे में लिखिएगा, फिर विधेय के बारे में उदाहरण लिखेंगे। प्रेरणा खेलती है, प्रेरणा आपका उद्देश्य है और खेलती है ये आपकी विधेय है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वाक्य क्रम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वाक्य क्रम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वाक्य के रचना की, सेकंड आपका क्वेश्चन है वाक्य क्रम किसे कहते हैं? ये हम कट कर रहे हैं क्वेश्चन, इसे आप कट कर दीजिए। ठीक है, सेकंड फर्स्ट आंसर हमने आपको करा दिया, सेकंड आंसर आप कट कर दीजिए सभी बच्चे। फिर थर्ड आंसर देखेंगे, वाक्य की उदाहरण सहित परिभाषा करिए। वाक्य की उदाहरण सहित परिभाषा देनी है, तो वाक्य की परिभाषा लिखेंगे। शब्दों के उस सार्थक क्रमबद्ध समूह को, ये आपका तीसरा आंसर है, शब्दों के उस सार्थक क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा कहने या लिखने वाले का पूर्ण भाव स्पष्ट होता है। जैसे पंकज एक अच्छा मित्र है। ठीक है, ये आपका उदाहरण सहित हो गया। यही आपको क्वेश्चन लिखना है पहले बुक कॉपी पर। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद ये वाला आंसर लिखेंगे। ठीक है, हो गया ये आपका आंसर कंप्लीट। उसके बाद देखिए फिर आपका फोर्थ, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित बताइए, रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? तो यह आपका आंसर देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य।
ठीक है। अब इसे उदाहरण सहित बताने हैं हमें। पहले ये लिखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं जो निम्नलिखित है। पहले लिखेंगे ये वाला आंसर, फिर लिखेंगे 3 वाक्य बताएंगे सरल और मिश्रित, और उनको क्या बताना, उदाहरण सहित बताना। तो ये लिखेंगे यहाँ से लेकर पूरा सरल के वाक्य के बारे में लिखेंगे और मिश्रित वाक्य के बारे में लिखेंगे और संयुक्त वाक्य। तो ये सरल हो गया, ये मिश्रित हो गया, ये संयुक्त वाक्य, पूरा आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक करेंगे। पहले सभी बच्चे यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये आपका 4 आंसर है। ठीक है, यहाँ से कैसे करेंगे, कॉपी पर पहले आंसर लिखेंगे अपना, तीसरा करने के बाद अपना क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद क्वेश्चन उतारने के बाद अपना आंसर लिखेंगे। यहाँ से 4, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उदाहरण सहित हम समझा देंगे। फिर है हमारा लास्ट आंसर क्वेश्चन, मिश्रित वाक्य की साधारण परिभाषा दीजिए। और मिश्रित वाक्य की हमें फिर देनी है। तो मिश्रित वाक्य का आपको 4 आंसर में ही आपका मिश्रित वाक्य यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 5th है। ठीक है, इसी के अंदर आपको 5th दिया गया है। 4 आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए। पहले यहाँ से आपको यहाँ तक करना है, फिर आपको सरल वाक्य के बारे में पूरा बताना, फिर मिश्रित वाक्य के बारे में पूरा बताना, फिर संयुक्त बारे में। ठीक है, ये आपका 4 है आंसर। अब यही आपका, इसमें आपको मिश्रित वाक्य, सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको फिर मिश्रित वाक्य के बारे में पूछा गया है। तो आप कैसे बोलेंगे, मिश्रित वाक्य के बारे में यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 5 आंसर हो जाएगा। यही इसमें ही 4 वाले आंसर में ही आपको 5 वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे इसी तरीके से कॉपी पर करेंगे। मैं दोबारा फर्स्ट आंसर आपको बता देती हूँ। फर्स्ट आंसर है आपका उद्देश्य और विधेय के बारे में लिखना है। पहले उद्देश्य के बारे में लिखेंगे, फिर विधेय के बारे में लिखेंगे। उदाहरण मैंने आपको कॉपी पर बता ही दिया है फर्स्ट आंसर का। ठीक है, उदाहरण ये मैं आपको बता ही दिया, प्रेरणा खेलती है, प्रेरणा उद्देश्य है और खेलती है विधेय है। ठीक है, फिर है आपका सेकंड आपको मैंने कटवा दिया है क्वेश्चन। तो अब थर्ड आंसर है वाक्य की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो वाक्य की उदाहरण सहित परिभाषा यही है आपके शब्द के सार्थक समूह से यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, पूरा आंसर 3। फिर आपका 4 है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो पहले आपका रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है आपको। ठीक है, फिर आपको सरल वाक्य से स्टार्ट करना है, यहाँ तक पूरा लिखना है। ठीक है, पहले सरल वाक्य से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ख़त्म करेंगे। फिर आपको क्वेश्चन दिया गया है लास्ट, मिश्रित वाक्य की साधारण परिभाषा दीजिए। तो आपको यही आंसर 5 वाला यहाँ से यहाँ तक करना है। ठीक है, सभी बच्चों का कंप्लीट हो जाए आंसर। और एक्सरसाइज देख लीजिए सभी बच्चे, मैं दोबारा दिखा रही हूँ आपको। देखिए, मैंने वाक्य पर राइट कराया है, सरल वाक्य पर राइट कराया है, निषेधवाचक वाक्य पर राइट कराया है। ये मैंने आपको होमवर्क दिए, लेकिन 2-2 उदाहरण की जगह 1-1 उदाहरण देना है आपको। अब देखिए, सुमेल कीजिए, मैं खा चुका आपका विधेयवाचक है। तो मैंने खाना नहीं खाया, ये आपका निषेधवाचक वाक्य है। तुम खाना खा लो, ये विस्मयबोधक वाक्य है। क्या तुम सो रहे हो, ये प्रश्नवाचक है। वह क्या सुंदर दृश्य है, ये मैं खा चुका, ये विधेयवाचक है। मैंने खाना नहीं खाया, ये निषेधवाचक है। तुम खाना खा लो, यह आज्ञावाचक है। क्या तुम सो रहे हो, ये प्रश्नवाचक है। वह क्या सुंदर दृश्य है, ये विस्मयबोधक वाक्य है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में आपका क्या आएगा, 3, फिर शुरू, फिर क्रिया, फिर आज्ञावाचक, फिर कर्ता और क्रिया। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे अपना पार्ट अच्छे से देखकर अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। यहाँ आपका पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 5 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, जब तक अपना सब बच्चे वर्क कंप्लीट करिए। ठीक है, थैंक यू।